तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है। इसमें हम क्या देख रहे होंगे कि एक बंदा स्पेंडिंग कब करता है ज़्यादा, कब कम करता है, क्या फैक्टर्स होते हैं कि वो स्पेंडिंग कर रहा होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं कि वो सेविंग कर रहा होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं कि बंदा जो है ना वो सेविंग की तरफ जा रहा होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं कि बंदा कभी बोरोइंग ज़्यादा करेगा, बोरोइंग कम करेगा। इन चीज़ों को हम देखें, सही है। तो बहुत आसान सी बातें हैं इसमें, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात है डिस्पोजेबल इनकम की। ये पता है तुम्हें डिस्पोजेबल इनकम क्या चीज़ होती है? व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम में होती है हमारी जो रियल इनकम होती है, उसमें टैक्सेस वगैरह, जो हमारी जो जो इनकम आती है उसमें जो टैक्सेस और ये सब चार्जेस माइनस करके जो हमारी इनकम बचती है उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। सही है, शाबाश। यानी कि टैक्सेस सारे माइनस हो गए, मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है और 10,000 के टैक्सेस माइनस हो गए, 90,000 जो मिल रहा है वो डिस्पोजेबल इनकम है। रियल इनकम और चीज़ होती है, उसको भी मिक्स नहीं करना, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो बात करें वो डिस्पोजेबल इनकम की करें। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? इनकम ऑफ अ पर्सन आफ्टर ऑल इनकम रिलेटेड टैक्सेस एंड चार्जेस हैव बीन डिडक्टेड, ये होती है डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर हम तीन बातें पढ़ रहे होंगे। एक एक बंदा जो है इंडिविजुअल, वो अपनी स्पेंडिंग किन चीज़ों को देख के करता है, सेविंग किन चीज़ों को देख के करता है, और बोरिंग। सही है। तो सिमिलर फैक्टर्स आ रहे होंगे और ये हो रहा होगा कहीं पे बढ़ने से एक चीज़ बढ़ रही होगी, कहीं पे कम होने से दूसरी चीज़ कम हो रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ दो टर्म्स यूज की हुई हैं, बहुत आसान सी। कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या होती है? गुड्स और सर्विसेज को खरीदना, इसको हम कंजम्पशन कहते हैं। और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो पैसा लगाया जाता है उनको खरीदने के लिए। मैंने मोबाइल खरीदा, कंजम्पशन। और उस पर जो पैसा लगाया मैंने, ये क्या कहलाती है? मेरी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहलाती है। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं छोटी सी, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम वो फैक्टर्स देखेंगे जो कंजम्पशन को इफेक्ट करते हैं, या तो कंजम्पशन को बढ़ाते हैं या कंजम्पशन को कम करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर उसमें जो हमारे पास आया है वो है डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम आप ऊपर मुझे बता चुके हो कि इनकम वेयर ऑल टैक्सेस हैव बीन डिडक्टेड। अच्छा, अब मेरी अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, वाई का मतलब इनकम है, ठीक है, इनकम को हमने वाई से डिनोट किया हुआ है। अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो मेरी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, मैं ज्यादा चीजें खरीदूंगा। तो देखो लिखा हुआ है कंजम्पशन बढ़ रही, डिस्पोजेबल इनकम अगर मेरी बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रही। ये पहला फैक्टर हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से बंदे की कंजम्पशन बढ़ती है, नंबर वन आप बोलोगे राइज इन डिस्पोजेबल इनकम, और एग्जाम में समझा दोगे राइज इन डिस्पोजेबल इनकम will increase the purchasing power of a consumer so he can buy more goods and services, so consumption will increase। दूसरा फैक्टर आपके पास क्या होता है? वेल्थ का बढ़ जाना। भाई वेल्थ बढ़ गई यार। एक तो है इनकम बढ़ना, एक है वेल्दियर आप हो गए, आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास बैंक बैलेंसेस हैं, तो जब आप वेल्दी होंगे तब भी आपकी कंजम्पशन बढ़ रही होगी। दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है? कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस। अगर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरी जॉब आगे चलती रहेगी, मेरा बिजनेस आगे प्रॉस्पर करता रहेगा, तो मैं आज दबा के खर्चे करूंगा। लेकिन अगर मुझे डर होगा, यार पता नहीं जॉब चली गई आगे तो क्या होगा, या जॉब चली ना जाए, या बिजनेस के हालात ठीक नहीं लग रहे, तो फिर वही मैं क्या करूंगा, मैं आज अपनी इनकम को जरा होशियारी के साथ स्पेंड करूंगा ताकि बैड टाइम्स में मेरे पास पैसे अवेलेबल हो। तो वो यही बात बता रहा है कि अगर कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंट हैं अपनी जॉब्स के बारे में और फ्यूचर इनकम के बारे में, देन दे माइट बी इनकरेज टू स्पेंड मोर नाउ। वो अभी ज्यादा स्पेंड करेंगे विदाउट वरीज, कोई टेंशन नहीं होगी, वो खर्चा करना शुरू कर देंगे। चौथा फैक्टर, इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, देखो अब सूद ज्यादा लग गया, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बंदे की कंजम्पशन कम हो जाएगी। वो कहेगा यार ये तो बड़ा अच्छा मौका है, बैंक में पैसे रखवाओ तो ठीक ठाक सूद मिल रहा है, 22-23% मिलता है। 1 लाख रुपए बैंक में रखवाए, 23,000 रुपये मेरी जेब में आ गए साल के एंड में। तो ये तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, पैसे सीधा सीधा जेब में आ गए। तो क्या हुआ? इंटरेस्ट आपका जब बढ़ता है तो लोग सेविंग की तरफ ज्यादा जाते हैं, कंजम्पशन कम करते हैं। तो हमने चार फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए, जिसमें डिस्पोजेबल इनकम था, वेल्थ था, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट रेट। इन्हीं फैक्टर्स को आप ऑपोजिट कर दोगे तो आपकी सेविंग के बारे में बात होगी। सेविंग के बारे में क्या कह रहे हैं? इनकम नॉट स्पेंड। सेविंग वो है कि वो इनकम है जो आपने खर्च नहीं की हुई थी, जो बच जाती है। अब क्या फैक्टर्स हैं जो सेविंग को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले बता रहे सेविंग फॉर कंजम्पशन। अच्छा,
देखो आज लोग पैसे बचा के रखते हैं, यार मैंने जो है ना वो आईफोन खरीदना है लेटेस्ट वाला, तो मैं आज से सेविंग करना शुरू कर दूंगा ताकि फ्यूचर में कंजम्पशन कर पाऊँ। तो देखो क्या कह रहे हैं, सेविंग, सेविंग फॉर कंजम्पशन, पीपल आर सेविंग टुडे, आज सेव कर रहे हैं, क्यों? ताकि फ्यूचर में वो कोई चीज खरीद सके, फ्यूचर में वो कंजम्पशन कर सके, इसलिए आज सेव कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास है डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो भी मेरी सेविंग बढ़ जाएगी, क्यों? यार ये गरीब आदमी है जिसकी तनख्वाह है 50,000, उस बेचारे का तो पूरा ही बड़ी मुश्किल से होगा, तो वो सेविंग क्या क्या करेगा? तो अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कि आप सेविंग कर रहे हो, आप अपने प्रॉपरली एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं। तो दूसरा आपने जो फैक्टर पढ़ा हुआ है डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ जाता है। तीसरा फैक्टर अगेन इंटरेस्ट रेट आ गया। अब इंटरेस्ट रेट होता क्या है, बेसिकली बता रहा है, ये रेट ऑफ रिटर्न होता है उन सेविंग के। अगर आपने पैसा बैंक में सेव करवाया तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेविंग। और कह रहे हैं अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग ज्यादा सेव करेंगे, क्योंकि आपने ऊपर ही पॉइंट डिस्कस कर लिया कि घर बैठे बैठा अच्छे खासे पैसे मिल रहे। एंड वाइस वर्सा आगे लिखा हुआ, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट गिर गया तो लोग सेविंग ज्यादा नहीं करेंगे, भाई फायदा क्या बैंक में रखवाने का कि जब पैसे ही कुछ नहीं मिल रहे। अगर 1% और 2% आपको सेविंग पे मिल रहा है इंटरेस्ट, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, सेविंग हम करते हैं लॉन्गर टर्म के लिए, ठीक है? अगर लॉन्गर टर्म के लिए तो इंटरेस्ट रिसीव ज्यादा होता है, और अगर सेविंग करेंगे, इमरजेंसी के लिए। नहीं नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं कर रहा हूँ सेविंग अगर हम बहुत लंबे अरसे के लिए करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और सेविंग अगर कम अरसे के लिए करेंगे तो इंटरेस्ट कम रिसीव होगा आपके पास, ठीक है? ये बात हो गई। अगली बात वो कह रहा है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस, अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंट नहीं है, देखो ऑपोजिट बात कर रहा है, ऊपर जो कहा था कंज्यूमर कॉन्फिडेंट है, यहाँ पर इसको लगता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको लग रहा है जॉब चली जाएगी, हालात खराब है, तो वो आज से सेविंग करना शुरू कर देगा ताकि जो बुरा पीरियड आएगा उस वक्त उसके पास पैसे हों और वो उस बुरे फेज को गुजार सके, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है अवेलेबिलिटी ऑफ सेविंग स्कीम्स। अगर देखो मेरे पास बहुत सारी सेविंग स्कीम्स अवेलेबल हैं तो मैं आराम से अपना पैसा डिफरेंट जगहों पे लगा सकता हूँ। अगर सेविंग स्कीम ही नहीं है, बैंक ने एक प्रोग्राम निकाला बस वही, उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन अब बहुत सारे ऑप्शन हैं कि भाई गवर्नमेंट ने सेविंग स्कीम निकाल दी, पेंशन वाले जो है ना उनके लिए अलग प्रोग्राम निकाल दिया, फिर बैंक्स की म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पर आप पैसा रखवा सकते हैं, बैंक के सेविंग अकाउंट्स हैं जहाँ आप पैसा रखवा सकते हैं, और डिफरेंट किस्म की सेविंग स्कीम्स आपके पास अवेलेबल है। तो आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास वैरायटी है, आप कहीं भी पैसे रखवा सकते हैं। जब ज्यादा ऑप्शंस होंगे तो कहीं ना कहीं आप पैसे रखवा देंगे, जब ऑप्शंस ही नहीं होंगे तो फिर जाहिर सी बात है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सेविंग स्कीम एक और रीजन है हमारे पास जिसकी वजह से बंदा ज्यादा सेव करता है। ये हमने जो डिस्कस कर लिया सेविंग के हिसाब से सारी चीजों की। नेक्स्ट हमारे पास है बोरोइंग। अच्छा, ये थर्ड हमारे पास चीज है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। बोरोइंग क्या होता है, रिसीविंग मनी फ्रॉम अ पर्सन या इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन से मैंने पैसे बोरो कर लिए या किसी बंदे से बोरो कर लिए, ये कहलाती है बोरोइंग। अब क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी बोरोइंग को अफेक्ट करते हैं, कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट। देखो हमने सेविंग जब हम करते हैं तो वहां पर हम कहते हैं रेट ऑन, ये रेट ऑफ रिटर्न होता है ऑन आवर सेविंग। लेकिन अगर मैं पैसा बोरो कर रहा हूँ किसी से तो उसको मैं कहता हूँ इंटरेस्ट रेट जो होता है वो मेरी कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है, ठीक है? अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो लोग सेविंग तो करेंगे दबा के क्योंकि पैसा मिल रहा है, लेकिन बोरोइंग कम करेंगे। बोरोइंग क्यों कम करेंगे भाई, वो लोग बोलेंगे कि भाई बात ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मिसाल के तौर पर अभी गवर्नमेंट पाकिस्तान के 23% के करीब सूद चार्ज कर रही है, और कोविड के टाइम पे ये तकरीबन 6.5 या 7% कह लो था। तो इस वक्त अगर कोई बंदा लोन लेता उसको 7% सूद देना पड़ता, अब अगर कोई लेगा तो 23% देना है, कितना ज्यादा उसको सूद देना पड़ रहा है। तो अब ऑटोमेटिकली बंदा क्या होगा, जैद अब ज्यादा बोरिंग करेगा या कम करेगा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है? अब बंदा ज्यादा बोरिंग करूंगा। क्या करेंगे, कम या ज्यादा? कम। कम करेंगे, जाहिर सी बात है, इतना सूद देना पड़ रहा है तो आप बोलोगे भाई भाई छोड़ भाई, इतना मैं नहीं चल सकता, ठीक है? ये आपके पास बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वेल्थ या इनकम। अच्छा, देखो हमारे पास क्या होता है, बैंक्स आम तौर पर उस बंदे को लोन देते हैं जिसका बैंक बैलेंस अच्छा होगा, जिसके पास पैसे होते हैं, क्यों? बैंक भी रिस्क लेना नहीं चाहता,
बैंक उसको सपोर्ट नहीं करेगा जिसके पास पैसे नहीं है, बैंक उसको सपोर्ट करेगा जिसके पास पहले से पैसे हैं, क्योंकि बैंक को पता है कि ये डिफॉल्ट नहीं करेगा, मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। तो ये बात होती है आपके पास। अगर एक आदमी वेल्दी है वो और ज्यादा बोरिंग कर सकता है, एक आदमी वेल्दी नहीं है वो बोरिंग भी नहीं कर सकता। मतलब वेल्दियर आदमी है और उसको एडवांटेज भी हो रहा है कि वो फर्दर भी बोरिंग कर सकता है, आगे बोरिंग करके बिजनेसेस लगा सकता है। ये एक अजीब सा हमारा सिस्टम का फ्लॉ है कि देखो अमीर आदमी है, उसको और फायदा होता जा रहा है, वो और अमीर हो रहा है, और बेचारा गरीब आदमी को कोई उठाने वाला है नहीं। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। भाई अगर लोगों को लगता है कि कहता है अगले आगे चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगी, तो क्या होगा, वो आज बोरोइंग कर लेंगे, आज चीज़ें खरीद लेंगे। भाई मुझे खरीदनी थी गाड़ी, मैंने कहा यार आगे तो प्राइस बहुत बढ़ जाएगी, आज ही खरीद लेता हूँ। आज खरीदने के लिए क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं, मैं बोरोइंग करूंगा यार किसी ना किसी तरह। मुझे 3 साल लगने थे पैसे पूरे जमा करने में, लेकिन मैंने आज बोरोइंग करके आज चीज़ खरीद ली। मैंने कहा जब 3 साल होंगे ना तो जितने पैसे जमा किए होंगे वो फिर कम हो जाएंगे, फिर आगे रेट बढ़ जाएगा। ये कहानी आपके पास होती है। नेक्स्ट कहता है वेज ऑफ बोरोइंग, क्या तरीके हैं। अगर अगर बोरोइंग की फैसिलिटी बढ़ जाए, जैसे हमने ऊपर बात की सेविंग स्कीम बढ़ जाए तो सेविंग्स बढ़ जाती है, इसी तरह अगर बोरोइंग की जो फैसिलिटीज है वो बढ़ जाए तो बोरोइंग बढ़ जाएगी। मिसाल दे रहा है ब्रैकेट में, बैंक ओवरड्राफ्ट आप कर सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स मिल गए, हायर परचेज आ गई, डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है कि अगर आप इन सब ऑप्शंस आपको दिए जाएं तो आपकी बोरिंग आसान हो जाएगी। पहले मुझे बड़ा अजीब सा लगता था यार मैं बोरो करूँ, लेकिन अब बैंक ने मुझे क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया, अब मुझे कोई मसला नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ स्वैप करवाता हूँ, हो जाती है पेमेंट, बाद में पैसे जमा करवा देता हूँ। तो बोरिंग आसान बना दी तो बोरिंग ज्यादा होगी। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने देखी। आखिरी डिस्कशन इस चैप्टर का बहुत आसान से कहता है एक्सपेंडिचर पैटर्न्स बिटवीन इनकम ग्रुप्स। कहता है रिचर पीपल स्पेंड सेव एंड बोरो मोर। सारी चीजें रिच पीपल ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, उनके पास पैसा ज्यादा है तो वो बोरिंग भी ज्यादा कर रहे हैं, वो सेविंग भी ज्यादा कर रहे हैं, स्पेंडिंग भी ज्यादा कर रहे हैं। अगली बात बता रहे हैं कि पुअर जो होता है ना वो ज्यादा अपनी इनकम का हिस्सा लगाता है नेसेसिटीज पर, रिच के मुकाबले में। गरीब आदमी है, 50,000 तनख्वाह है, ठीक है, गरीब की तो खैर 50,000 नहीं होती, एक मिडिल क्लास बंदा उसकी 50,000 तनख्वाह है। अब वो क्या कर रहा है कि वो ज्यादातर जो मेजोरिटी उसकी इनकम का हिस्सा होगा ना वो उसका नेसेसिटीज पर लग रहा होगा। बेचारा होटलिंग कर नहीं पाएगा, इधर उधर जा नहीं पाएगा, क्यों, पैसे ही नहीं बचते होंगे। लेकिन जो अमीर आदमी होगा उसकी इनकम का कम हिस्सा लग रहा होगा इन फूड्स वगैरह पे, ज्यादा हिस्सा उसका आउटिंग में, क्लबिंग, इन चीजों में लग रहा होगा पैसा। तो कहता है द पुअर स्पेंड्स हायर proportions ऑफ their disposable income स्पेशली ऑन necessities than the rich. Poor save lesser proportions of their disposable income in comparison with the rich. तो ये उसने बात बता दी आपको। बहुत आसान सा चैप्टर था ये आपके सामने जो हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा अब इसके कुछ पास पेपर के क्वेश्चन हैं, बहुत आसान से। जैसा पहले हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई द रिच स्पेंड मोर इन टोटल देन द पुअर। रिच भाई ज्यादा क्यों स्पेंड करता है पुअर के मुकाबले में। अभी हमने पीछे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वही बातें यहाँ पर आ रही हैं। कोई भी दो पॉइंट्स आपने बताने, यू हैव टू एक्सप्लेन देम। तो पहला पॉइंट देखो क्या बता रहा है, कह रहा है उनकी ग्रेटर इनकम होती है, इनकम ज्यादा होती है, मीन्स द रिच है मोर परचेसिंग पावर, मोर परचेसिंग पावर होती है, सो दे बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दूसरा रीजन देखो वेल्थ का बता रहा है जो हमने पढ़ा था, ग्रेटर वेल्थ होती है, सेविंग्स ज्यादा होती है उनके पास, उनकी इनकम ज्यादा होती है, सो दे आर एबल टू सेव मोर। जब वो ज्यादा सेविंग कर सकते हैं तो दिस जनरेट्स इनकम टू स्पेंड, तो वो फ्यूचर में ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल कह रहे हैं इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स, यहाँ से उनके पास पैसा आ रहा होता है, ठीक है। उनके पास इनकम आ रही थी, मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स की होती है, पैसे आ रहे हैं। गरीब के पास तो बेचारे के पास इतने ऑप्शन नहीं है कि वो इधर उधर इन्वेस्टमेंट करे और वहां से पैसे आए, वो तो बस अपनी तनख्वाह पे गुजारा कर रहा होता है। नेक्स्ट आपको बात बताता है कि आपकी एबिलिटी टू बोरो भी ज्यादा होती है। मैंने अभी आपको बात बताई कि बैंक्स भी अमीर आदमी को पैसे देते हैं, तो वही बता रहा है बैंक्स आर मोर विलिंग टू लेंड टू द रिच हैव मोर कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है जैद, कोलेटरल पता है क्या चीज होती है, व्हाट इज कोलेटरल। नहीं सर। यार आपने एक उर्दू में वर्ड सुना होगा गिरवी रखवाना, पता है क्या चीज होती है।
और अरबी में उसको कहते हैं रहन। पता है जी क्या सर। चीज, पता है क्या चीज होती है कोलेटरल? मैंने उर्दू में लिखा है कोई चीज गिरवी रखवाना, या अरबी में उसको कहते हैं रहन। पता चल रहा है क्या तो चीज? अपना कोई सामान रखवा देना। हाँ कि अगर हम आप, इतना, अगर 1 लाख 10 लाख का लोन ले रहे हैं, तो हमने बोला कि ये आप हमारी गाड़ी का कागजात या घर के कागजात रखें, अगर हम ना लौटाएं तो आप ये भेज दीजिएगा। हाँ आप गए बिलाल के मतलब उस पास। उसके उतनी उतनी सिमिलर अमाउंट की कोई चीज गिरवी रखवाना, आप गए जितना बिलाल हम के लोन। पास, आप गए बिलाल के पास कि 5 लाख रुपए चाहिए। बिलाल ने कहा ठीक है मैं 5 लाख दे देता हूँ, लेकिन वापस तुम करोगे नहीं, मुझे तुम्हारे पर शक है। मैंने तुम्हारे साथ पढ़ा है, बड़े डिफॉल्टर आदमी हो तुम, कहते कुछ हो करते कुछ हो। तो मेरे तो 5 लाख डूब जाएंगे, तुम कोई गारंटी दो। तुमने कहा यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारे साथ तो पढ़ा हुआ है मैंने यार। उस वक्त मैं ऐसी हरकतें करता था, अब तो मेच्योर हो गया, अब सही शरीफ बच्चा मैं बन गया। तो उसने कहा मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आपने कहा यार ऐसा करो, मेरी ये घड़ी रख लो, ये 3 लाख रुपए की घड़ी है, ठीक है? 3 लाख की घड़ी है, अगर मैं तुम्हें 5 लाख ना दे पाऊँ ना, तुम ये घड़ी बेच के अपना पैसे पूरे कर लो। बिलाल ने कहा ठीक है। अब एक इतना अमीर आदमी होगा जो कोलेटरल रखवा पा रहा होगा तो वो रखवाएगा ना, वरना तो क्या होगा? गरीब आदमी तो कुछ रखवा ही नहीं सकता, उसके पास कुछ होगा तो रखवाएगा। अब क्या कहानी होती है इसकी वजह से, कि वो कुछ भी नहीं आप रखवा पाते, इस वजह से आपको लोन नहीं मिलता, ठीक है? ये उसने एक और पॉइंट बता दिया। और क्या बात हो सकती है, कह रहे मोर कॉन्फिडेंस, रिच मे एक्सपेक्ट दैट देयर परचेसिंग पावर विल कंटिन्यू टू बी हाई। ये इसने पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब आप बता सकते हो उनको कॉन्फिडेंस अगर ज़्यादा है कि उनकी फ्यूचर इनकम चलती रहेगी, बिजनेस प्रॉस्पर करता रहेगा, तो उनको बड़ा एडवांटेज है। तो वो बड़ा खुशी से ये और स्पेंड करेंगे और स्पेंड करेंगे, क्योंकि दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल रिसीव दिस अमाउंट ऑफ मनी एंड देयर जॉब्स विल कीप ऑन प्रॉस्परिंग। वो चलती रहेगी, बिजनेस एक्सपेंड होता रहेगा, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? जी। अच्छा, डिस्कस।